नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं में और लोगों का उत्साह और जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जिसके तहत वो आज सुबह पंतनगर गेस्ट हाउस में थे। धामी ने आज पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री आज पंतनगर से सितारगंज, नानकमत्ता होते हुए कटीमा पहुंचेंगे। सीएम धामी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है और दूसरे दिन भी लोगों का जमावड़ा उनसे मिलने के लिए लगा रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और उसके बाद साइकिल रैली में हिस्सा लिया है। तो ऊधम सिंह नगर के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी हैं। आज दूसरा दिन है सीएम के दौरे का। साइकिल रैली में आज हिस्सा लिया है सीएम धामी ने और साथ ही सबसे पहले आज वृक्षारोपण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। चेतन बत्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। चेतन, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दूसरे दिन के दौरे को लेकर? क्या क्या आज कार्यक्रम हो रहे हैं? पराग, आज मुख्यमंत्री का दूसरा ऊधम सिंह नगर का दौरा है, दूसरा दिन है जिसका आज। कल मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में रोड शो किया था और आज सुबह से ही मुख्यमंत्री के मिलने वालों का तांता पन्नगर में लिखा हुआ है, क्योंकि वो पन्नगर गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। पन्नगर में मुख्यमंत्री ने सुबह पहले वृक्षारोपण किया है। उसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका वहां पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। जिसके बाद वहां से उन्होंने साइकिल रैली का एक आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया है। उसके बाद वो सड़क मार्ग से पन्नगर से केच्छा होते हुए सितारगंज पहुंचेंगे। सितारगंज के बाद नानकमता गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और उसके बाद वो शाम को करीब 3 से 4 बजे के आसपास अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे, जहां पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके बाद जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो आज का ये दौरा इनका पूरा फुल पैक रहेगा, जो आज सुबह लगभग 9 बजे से ही शुरू हो गया और शाम तक जाकर ये जनता से मिलकर उनकी फरियाद सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका चेतन, जानकारी और बातचीत के लिए। तो संवाददाता चेतन बत्रा हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के और आज ये तमाम कार्यक्रम सीएम को करने हैं। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हरिद्वार के मठ मंदिरों में हो रहे हैं सूक्ष्म कार्यक्रम। श्रद्धालु अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। हर की पौड़ी पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भीड़ काफी ज्यादा है। गंगा में आस्था की डुबकी तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये खतरा भी संक्रमण का बना हुआ है। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। श्रद्धालु अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, लेकिन हर की पौड़ी पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। मठ मंदिरों में सूक्ष्म कार्यक्रम भी रखे गए हैं आज इस खास मौके पर, लेकिन गंगा में डुबकी लगाते हुए लोगों को भी आप देखिए। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज? किस तरह से नजारा देखा जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें हम जो देख रहे हैं उनमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कोरोना की प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस मौके पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। अपने गुरुओं के आश्रम में पहुंचकर, मठ मंदिरों में पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर अपने गुरुओं के मठ मंदिरों में जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे में चूंकि आज से विधिवत रूप से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है और इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है और पूरी जो हम दावे किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के कि पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से हर की पैड़ी पर भीड़ लगी हुई है, तो उससे तो साफ यही जाहिर हो रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हालांकि जो आश्रम है, साधु संतों ने इस बात को कहा है कि उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से आने के लिए कहा है कि पहले तो बहुत कम आए। सूक्ष्म रूप से जो मठ मंदिर आश्रम में वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन वहां पर संख्या कम नजर आ रही है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। लेकिन गंगा इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर काफी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है।
लेकिन धर्मेंद्र, क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं? लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, कम से कम संख्या में लोग पहुंचे या फिर बारी बारी से लोग पहुंचे, क्या इस तरह के कोई इंतजाम वहां पर प्रशासनिक तौर पर नहीं देखे गए हैं? देखिए, इंतजाम की बात करें तो इंतजाम बहुत व्यापक किए गए हैं। करीब 900 पुलिसकर्मी जो आज से तैनात रहेंगे पूरे कांवड़ मेले के दौरान। सभी बॉर्डर सील रहेंगे और हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालुओं को नहीं आने दिया जाएगा। ये दावे पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है कि वो कहाँ तक सही साबित हो रहे हैं, कैसे इन्हें रोका जाएगा, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि हर की पैड़ी पर किसी को नहीं आने दिया जाएगा, बॉर्डर सील रहेंगे, कोई भी कांवड़िया यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर किसी को आवश्यकता है तो गंगा जल उसके प्रदेश में पहुंचाया जाएगा। तो ये अपने पुलिस के दावे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने। लेकिन धर्मेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऐसे दावे तो पुलिस प्रशासन करता ही है, बाकी प्रशासन भी करता है, लेकिन जब मौके पर तस्वीरें सामने आती हैं तो वो डराने वाली तस्वीरें होती हैं। और आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये वाकई में लग रहा है कि संक्रमण इससे बढ़ सकता है, खतरा इससे लोगों को हो सकता है। लोगों को अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए प्रशासन ही आपको बचाएगा। जब आप उसमें चपेट में आते हैं तो जान आपकी जाती है, प्रशासन का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो प्रशासन इसमें अपनी तैयारी कर रहा है, रोक टोक कर रहा है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से रोक लगाई गई है तो लोगों को भी समझना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा और उसी हिसाब से ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट ना करें। स्पष्ट जब दिशा निर्देश है कि कांवड़ यात्रा स्थगित है तो फिर लोग क्यों आते हैं, आखिर क्या मंशा है? जब इस तरह की बात है, जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी निवेदन किया है कि अपने ही वहां से जल लेकर आप अपने जलाभिषेक वहां पर शिवालय में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी आस्था है कि लोग जबरन बिल्कुल गाइडलाइन का उल्लंघन करके यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो शक्ति है वो आज से दिखाई देगी और बहुत बड़ी शक्ति दिखाई देगी, क्योंकि पूरी तरह से जो हरिद्वार पुलिस है उसने कमर कस ली है और जितने भी 3 बॉर्डर हैं वो सील रहेंगे। कोई भी कांवड़िया हरिद्वार में नहीं पहुंच पाएगा। अभी तक के दावे पुलिस के यही हैं, लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा, तीसरी लहर का संक्रमण है, लोग बचेंगे, जान बचेगी अगर हम इसका पालन करेंगे। धर्मेंद्र, कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, बॉर्डर्स को पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, वहां पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था थी, कड़ा पहरा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए लोग पहुंच रहे थे, घरेलू वेशभूषा में पहुंच रहे थे। यानी कि अभी भी श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ चढ़कर बोल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी बना हुआ है संक्रमण का। बिल्कुल, देखिए, जब एक शासन प्रशासन ने रोक लगा दी है और जो साधु संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी निवेदन कर दिया है कि आप ना आए कांवड़ लेने के लिए, क्योंकि संक्रमण की वजह से है, तो एक इस तरह से ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। धर्म गुरु ही हमें रास्ता बताते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु से ज्ञान लेके जाएं। कोई एक गुरु आज हरिद्वार में ऐसा नहीं है वो कह रहा है कि आप हरिद्वार आए, यहाँ पर कांवड़ लेके जाएं, लेकिन गुरु की भी बात लोग नहीं मान रहे हैं। तो कम से कम आज गुरु पूर्णिमा है, लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए। और धर्म गुरुओं ने सबने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर अपने भक्तों से और आने वाले कांवड़ियों से निवेदन किया है कि वो हरिद्वार न आए। हरिद्वार यात्रा स्थगित की गई है। अगर आपको गंगा जल की इतनी ही आवश्यकता है तो जो आपके कांवड़ संघ है, लिखित में जिला प्रशासन को आप यहाँ पर डिमांड भेजिए। जिला प्रशासन आपके यहाँ टैंकर के माध्यम से गंगा जल पहुँचाने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र चौधरी, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो धर्मेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े और तमाम जानकारी हरिद्वार से पहुंचा रहे थे। किस तरह से फिलहाल तस्वीरें और नजारे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विधानसभाओं के हर गांव में डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार फ्री बिजली के लिए जागरूक किया जाएगा। दरअसल दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसी के तहत उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभाओं गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरुला में अपने अभियान का शुभारंभ आम आदमी पार्टी की ओर से कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को खुले हुए 25 दिन हो गए हैं। इन 25 दिनों में 14,000 से ज्यादा पर्यटक ने वन्य जीवों का दीदार किया है। पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क प्रशासन को 30 लाख से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार कॉर्बेट पार्क के तीनों जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रामनगर की तस्वीरें हैं। कॉर्बेट पार्क के तीनों जोनों को खोला गया और यहां पर 25 दिन इसको हो गए हैं। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, 14,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर आ चुके हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्राप्त अब तक हो चुका है। 25 दिनों के अंदर 14,000 से ज्यादा पर्यटकों ने यहां पर पहुंचकर राजस्व को भी बढ़ाया और साथ ही किस तरह से यहां का भव्य नजारा देखा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से जानवरों को निहारते हुए, और 3 जोन को पर्यटकों के लिए यहां पर खोला गया है जिसमें पर्यटकों का पहुंचना शुरू भी हुआ है। 25 दिन हो गए हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क को खुले हुए। 14,000 से ज्यादा की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं जिसको 25 दिन करीब हो चुके हैं खुले हुए। आसिफ जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता। आसिफ, लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। हाँ देखिए पराग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है कोरोना काल में कॉर्बेट नेशनल पार्क भी अनिश्चित बंद हो गया था और बहुत समय पहले बंद हो गया था। मार्च के महीने में भी इसमें तमाम बुकिंग कैंसिल हो गई थी और अप्रैल में इसको बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद से जो है लगातार पर्यटक आना चाह रहे थे और पर्यटन व्यवसायी भी चाह रहे थे। तो अब जाकर के जो है 29 जून से ये पार्क खुला है और लगातार पर्यटकों का आना जाना यहाँ बना हुआ है और काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। एक तरह से वीकेंड मनाने बहुत अधिक पर्यटक आ रहे हैं। तो अब एक तरह से देखा जाए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी के जो प्रशासन है वो भी खुश है और पर्यटन व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था और किस तरह से आर्थिक तौर पर कमर भी टूटी है, पूरे देश में भी हमने देखा है किस तरह से इकोनॉमी गड़बड़ाई है। अब कहीं ना कहीं राहत हो रही है क्योंकि 25 दिनों में 14,000 से ज्यादा जब पर्यटक पहुंचे हैं तो 30 लाख से ज्यादा का राजस्व भी मिल गया है प्रशासन को। आसिफ, हाँ देखिए बिल्कुल देखिए राजस्व प्रशासन को भी मिला है और इससे ज्यादा राजस्व जो है वो कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको भी मिला है। लगातार जो है पर्यटन व्यवसायियों का काम अब बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे रिजॉर्ट और होटल खुलने लगे हैं और पर्यटन व्यवसायियों की जो कमर टूटी थी और लोग जो है भुखमरी की कगार पर आ गए थे और धीरे धीरे जो है वो जीविकोपार्जन की ओर जा रहे हैं और लगातार जो है आर्थिकी उनकी ठीक होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल ये हुई थी कॉर्पोरेट प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से और अब इसका फायदा सभी को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बिजली देवी ग्राम नलाई अपने 24 वर्षीय बेटे ज्ञान सिंह को किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डायलिसिस करने के लिए बस से हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली सेण ले जा रही थी। कस्बा सतपुली पहुंचते ही बिजली देवी के बेटे ज्ञान सिंह की बस में ही मृत्यु हो गई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने उसके मृत बेटे को बस से बाहर निकाला और इस दौरान पीड़ित महिला ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल गजेंद्र और कुलदीप से बेटे के मृत शरीर को घर ले जाने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल की ओर से असहाय महिला की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे उन्होंने बढ़ाए और उनके मृत बेटे के शरीर को उसके पैतृक निवास पहुंचाने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ जीप की व्यवस्था की। तो पौड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। एक महिला के मृत बेटे को उसके घर तक पहुंचाने के लिए, उसके गांव तक पहुंचाने के लिए जीप की व्यवस्था की। पुलिसकर्मियों ने पूरा सहयोग दिया। मां परेशान थी, बेटे के शव को अपने घर ले जाना चाहती थी, कोई सहारा उसका नहीं था, लेकिन पुलिस ने मिसाल पेश की है मानवता की और सहारा इस महिला का पुलिस बनी है। उत्तरकाशी में रात्रि को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गंगनानी के पास एक 2 पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर राजमार्ग से 10 मीटर नीचे भागीरथी नदी की तरफ जा गिरा। मौके पर घटना को देखते हुए रविकांत उनियाल फोन के माध्यम से आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत को अवगत करवाया गया।
तत्काल मौके पर पहुंचकर राजेश रावत ने युवक को सकुशल रेस्क्यू किया और युवक और छोटी मोटी उसको जो घटना है, उसको जो चोट आई थी, तुरंत उसको उपचार भी प्राथमिक तौर पर दिया गया। बात हरिद्वार की, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। पुलिस मुख्यालय देहरादून ने गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। बाहरी कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो पुलिस मुख्यालय की ओर से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये खबर मिल रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। पुलिस मुख्यालय देहरादून ने ये गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। बाहरी कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। बाहरी कांवड़ियों को प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। पुलिस मुख्यालय देहरादून ने ये गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित की गई है। बाहरी कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक है, यानी बाहरी कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं हरिद्वार से, कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर, नई गाइडलाइन जारी हुई है। पुलिस मुख्यालय देहरादून ने ये गाइडलाइन जारी की है। मसूरी में कैमल बैक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आ गया है। कैमल बैक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर का पुश्ता भारी भूस्खलन के होने के बाद ढह गया, जिससे कि ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हो सकता है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर मसूरी में 1834 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित हवाघर खतरे की जद में है। हवाघर की नींव भूस्खलन की जद में आने से खतरे की जद में वो आ गया है। मसूरी नगर पालिका प्रशासन की ओर से इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल पुश्ते का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया गया है। हवाघर के पास चाय की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग शिव प्रसाद भारद्वाज कहते हैं कि लगातार स्थानीय प्रशासन और पालिका की ओर से ऐतिहासिक हवाघर की अनदेखी की जाती रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी की, जहां पर ऐतिहासिक हवाघर अब खतरे की जद में आ गया है। 1834 में अंग्रेजों द्वारा इसे बनाया गया था, लेकिन लगातार हो रही अनदेखी के चलते अब इसकी नींव कमजोर पड़ने लगी है। प्रशासन लगातार हवाघर की अनदेखी कर रहा है और इसकी वजह से नुकसान हवाघर को उठाना पड़ रहा है। अब यहां पर खतरा मंडराने लगा है इस ऐतिहासिक हवाघर पर। अब ये भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जर्जर हालत में ये पहुंचता जा रहा है। सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। सुनील, फिलहाल हवाघर की क्या कुछ स्थिति है और क्यों प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है, क्यों इसकी देखभाल नहीं हो रही है? जी देखिए, अगर हवाघर की बात करी जाए तो ये ऐतिहासिक हवाघर है। 1845 में इसको अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था और अब कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हालत में ये हवाघर पहुंच गया है। इसका जो नींव है वो पूरी तरीके से भूस्खलन की जद पे आ गया है। कहीं ना कहीं नगर पालिका ने इस ऐतिहासिक हवाघर को बचाने के लिए इसका ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है, परंतु सवाल उठता है कि इस हवाघर को संरक्षित और सुंदर बनाए जाने के लिए हर साल नगर पालिका प्रशासन लाखों रुपए खर्च करती है, परंतु जिस तरीके की कार्य की गुणवत्ता उससे साफ तौर पर नजर आता है कि इस हवाघर पे काम नहीं हुआ है।
परंतु अब जिस तरीके से हम लोगों द्वारा एक खबर प्रकाशित की जा रही है, तो प्रशासन भी और नगर पालिका प्रशासन भी इसका संज्ञान ले रहे हैं और आज अधिकारियों का दौरा यहाँ पर है और कोशिश की जा रही है कि जो इसका मूल रूप है उसको बचाया जा सके और जो इसकी नींव कहीं न कहीं भूस्खलन के बाद डैमेज हो गई है उसको दोबारा ट्रीटमेंट करके इस नींव को मजबूत किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा कक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए और कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए। इस संबंध में न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। तो आयुष विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर चर्चा इस बैठक में हुई। न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा का सिद्धांत रखा गया है। तो विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं आयुष विभाग की ओर से इस समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए चर्चा इस बैठक में की गई। कम खर्चों और सुविधाएं लोगों को बेहतर मिले, इस सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। हरिद्वार के लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार में मेला अस्पताल में जिले की पहली आरटीपीसीआर लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड के आरटीपीसीआर सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता था। मेला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन के भीतर मिल जाएगी। मेला प्रशासन के सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि लैब में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी क्षमता रोजाना 1 दिन में 100 से ज्यादा सैंपल जांच करने की है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। Cremafin D 3-in-1